आज से हम लोग फिजिक्स के सिलेबस की शुरुआत करते हैं। आप जो भी कोर्स कंसिडर करें, जेई हो, नीट हो या आप सिंपली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ना है फिजिक्स में वो मोशन ही पढ़ना है। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है। उसी के अंदर एक पार्ट आता है रिलेटिव मोशन। इस मोशन की पढ़ाई को बाद में हम आगे बढ़ाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। 2D मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन आता है। देन बाद में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है या वेव मोशन है ना। काफ़ी पढ़ाई आपको करनी है सिलेबस के अंदर मोशन की। अभी हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो 1D मोशन से शुरुआत करने वाले हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ 1D मोशन। डी का मतलब डायमेंशन। जैसे आपने ये शब्द तो सुने ही होंगे, 1D, 2D, 3D, 4D, है ना। 4D वैसे कुछ होता नहीं है, 1D, 2D, 3D ही आप लोग को कंसिडर करना होता है। 1D यानी वन डायमेंशनल। 1D मतलब ऐसा है कि भैया सिर्फ आपको एक ही डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। 2D का मतलब जहाँ 2 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। 3D का मतलब जहाँ 3 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं किन्हीं चीज़ों की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया कि इफ़ आई टॉक अबाउट माई हेयर्स, तो हम लोग हेयर की हमेशा लेंथ की बात करते, हेयर के थिकनेस की बात नहीं करते। तो हेयर्स की जब मैं बात करता हूं तो उसका सिर्फ एक डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, लेंथ। तो आप हेयर को एक 1D ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। फिर आपने जैसे कि एक ग्रीन बोर्ड कंसिडर किया। जब भी मैं कहता हूं ग्रीन बोर्ड, तो आपको ये एक सवाल आता है कि ग्रीन बोर्ड कितना बड़ा है, मीनिंग इसका कितना लेंथ है और कितना विड्थ है, कितना ब्रेड्थ है। मतलब यहाँ 2 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हो गए। जैसे 3D की बात करें, हम लोग अगर ये रूम को कंसिडर करते हैं, तो जब हम लोग किसी रूम का कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कितना लेंथ है, कितना ब्रेड्थ है और कितना हाइट है। तो ये होता है 1D, 2D, 3D। एक बार फिर से, 1D का मतलब यू आर कनेक्टेड ओनली टू वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ। 2D corresponds to the kind of area and 3D corresponds to kind of volume। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, बिल्कुल वैसे ही मोशन का होता है। देयर इज अ 1D मोशन, 2D मोशन एंड अ 3D मोशन। जाहिर तौर पर अब 2D 3D क्या है वो बाद में हम चर्चा करते बैठेंगे। अभी के लिए सिर्फ 1D मोशन पे फोकस करते हैं। तो किसी भी बॉडी का मोशन जो एक लाइन में हो रहा है, सीधे लाइन में हो रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करना है उसको, ठीक है। सिर्फ अगर आप सीधे लाइन में चलते जा रहे हो तो ऐसे में आप उसको 1D मोशन कह पाएंगे। बॉडी का जो मोशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज 1D मोशन। एग्जाम्पल आसान है कि स्ट्रेट रोड है और उस पर अगर कार चल रही है तो कार का मोशन 1D मोशन हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ से चौक को ड्रॉप कर दिया तो चौक एक वर्टिकल लाइन में नीचे जाएगा, तो ये हो गया 1D मोशन। आपने बॉल उठाया, उसने आपने बॉल को ऊपर फेंक दिया, तो बॉल का अगर वर्टिकल मोशन आपको वो भी समझ में आता है, वो भी 1D मोशन है, ठीक है। तो इसी 1D मोशन के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए किसी भी टाइप के एग्जाम में। बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैं बात करता हूं मोशन की, ठीक है, तो हमने सबसे पहले टॉपिक यही डिस्कस कर लेना चाहिए कि मोशन एंड रेस्ट ये क्या कंसेप्ट है। आप बहुत बार ये सेंटेंस सुनते हैं, अ पर्टिकुलर बॉडी इज इन रेस्ट, या आप कभी कभार कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन। ये कब आप कह सकते हो, और एक्चुअली ये रेस्ट और मोशन का कैसे इस्तेमाल होता है शब्दों में, फिजिक्स में, उसको हम और समझते हैं अच्छे से, ठीक है। कोई भी बॉडी मोशन में है या कोई बॉडी रेस्ट में है, ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, या मैं कहूं कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे कि अभी आप अगर यहाँ पे बैठे हैं, आप एक जगह बैठ के चुपचाप से लेक्चर देख रहे हैं, मैं भी एक जगह यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो या एक ऐसा लाइव हम लोग कंसिडर करते कि इस क्लासरूम में अगर मेरे सामने 4 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं एक जगह खड़ा हूं, तो मेरे हिसाब से वो चारों बच्चे रेस्ट में है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी एक ही जगह खड़ा हूं, सो माय बॉडी इज आल्सो इन रेस्ट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू।
नाउ थिंक ऑफ इट कि कोई बंदा है जो स्पेस से हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो जो बंदा स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से वो 4 स्टूडेंट्स हो चाहे मैं हूं, हम दोनों ही मोशन में हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम सब जानते हैं अर्थ इज कंटिन्यूअसली इन अ मोशन, है ना, इट इज रोटेटिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और हम तो अर्थ पे बैठे हैं, तो अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो ऑब्वियसली हम भी अर्थ के साथ साथ हमारा भी मूवमेंट हो ही रहा है। देखो कैसी चीजें बदल गई है। वही 4 स्टूडेंट्स थे, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दे वर एट रेस्ट, लेकिन किसी बंदे ने जिसने स्पेस से ऑब्जर्व किया तो उसके लिए वो 4 स्टूडेंट्स कैसे थे? मोशन में थे। आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आपके आगे ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक कंपार्टमेंट में 2 पैसेंजर सामने सामने बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ट्रेन छूट गई तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन मोशन में है, मतलब वो दोनों पैसेंजर्स भी मोशन में है, या उन 2 पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मोशन में, क्योंकि जब ट्रेन आगे जा रही है तो उन पैसेंजर्स को महसूस होगा कि मैं पीछे जा रहा हूं, इस टाइप से। बट अब आप ये सोचिए, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में जो मैंने कहा कि आमने सामने पैसेंजर बैठे हैं, भले पूरा का पूरा ट्रेन मूव हो रहा है, लेकिन वो पैसेंजर्स जब तक सीट पे आमने सामने बैठे हैं तो ये पैसेंजर ए इस पैसेंजर बी के बारे में यही सोचेगा कि द पैसेंजर बी इज एट रेस्ट, तब तक जब तक मानो वो पैसेंजर बी उठकर खड़ा होकर मानो वॉशरूम नहीं चला जाता। जब उठ के खड़ा होकर वॉशरूम जाएगा तब ये पैसेंजर ए कहेगा कि नाउ द बॉडी इज इन मोशन। एग्जाम्पल का तात्पर्य यही था आपको बताने का कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप स्टेशन में खड़े थे या आप ट्रेन के अंदर बैठे थे। और अगर ट्रेन के अंदर भी बैठे थे तो आप ऑब्जर्व किसको कर रहे थे? आप उसी कंपार्टमेंट के पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहे थे या आप बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहे थे? तो ये सब रिलेटिव फेनोमेना है एंड इट इज ऑल रिलेटेड टू, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मोशन पार्ट इज ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर। आइडिया आपको आ गया होगा। When you say that the body is in rest or when you say that the body is in motion, so that is from the point of view of observer. तो ये point of view, ये frame of reference questions में दिया जाता है। और अगर मान के चलिए क्वेश्चन में नहीं दिया है तो समझ जाना कि फिर एक डिफॉल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब अर्थ वाला। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूं या आप एक जगह बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका या मेरा जो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसी से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, ये बेसिक आइडिया आ गया होगा। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग था, उसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस हमने पढ़ा नहीं अभी तक के। 1D मोशन क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जब भी मैं बात करता हूं मोशन की तो सबसे पहले कुछ फिनोमेना आपके आगे आ जाते हैं, वो है डिस्टेंस, है ना, या मैं कह दूं कि डिस्प्लेसमेंट। इससे आगे भी कुछ बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेटा हम लोग अभी पढ़ना क्या चाह रहे हैं? हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं काइनेमेटिक्स। मैं आपको बता दूं मोशन का डिवीजन आप 2 हिस्सों में कर सकते हैं, एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। हमेशा याद रखिए मोशन को इन 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब सर काइनेमेटिक्स मतलब क्या? काइनेमेटिक्स का मीनिंग ये होता है बेटा कि मोशन की पढ़ाई करना विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, और डायनेमिक्स यानी मोशन की पढ़ाई कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अब ये शब्द आप ठीक से पकड़ रहे, कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन मतलब जिसके वजह से मोशन हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, बॉडी के मोशन में चेंजेस कब आते हैं? जब एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े हुए हैं, है ना। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कॉज ऑफ मोशन, तो मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें होती है, मोशन के अंदर चेंजेस लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज होती है, वो कौन होता है? फोर्स। सो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर, कि अगर आप फोर्स के पढ़ाई के साथ मोशन पढ़ रहे हो तो आप डायनामिक्स पढ़ रहे हो, और बिना फोर्स को कंसीडर किए आप मोशन पढ़ रहे हो तो काइनेमेटिक्स। मीनिंग फोर्स की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डिस्टेंस पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की चर्चा होगी काइनेमेटिक्स में।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की चर्चा होगी, साथ ही साथ फोर्स की भी चर्चा होगी, टॉर्क की भी चर्चा होगी डायनामिक्स में। अभी किस पे फोकस है बेटा अपना? काइनेमेटिक्स पे फोकस है। काइनेमेटिक्स के अंदर जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आपके पास इसकी जानकारी पहले से है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट होता है अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये पॉइंट आपका ए है, यहां से कोई बंदा इधर गया बी पे, फिर बी से वो इधर गया सी पे। देयर इज अ 90 डिग्री बिटवीन दीज टू पाथ्स। ये सपोज 5 मीटर का डिस्टेंस है और ये सपोज आपका 12 मीटर का डिस्टेंस है। तो शुरुआत हुई ए पे, खत्म हुआ सी पे। कोई आपसे पूछता है कि इस बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप कितना बताएंगे? 5 + 12 तो 17 मीटर। ये उसका क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस सबसे आसान होता है निकालना। डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होता है? बस पाथ का लेंथ आपको ऐड कर देना होता है। उसके बाद में देन इफ वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? कि आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करोगे, आप अपना एंडिंग पॉइंट कंसीडर करोगे, इसके बीच में आप स्ट्रेट लाइन खींच लो और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस थ्योरम से ये आपको आ जाएगा कि 13 मीटर है। तो ये जो 13 मीटर है ये क्या कहा जाएगा आपको? डिस्प्लेसमेंट, ऐसा आप कह पाएंगे। फर्क समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक बात ये भी ध्यान में रखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर माने समझते हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसके पास। और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्शन का मीनिंग आप समझ ही गए। आपने बताया डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर, बट वो अधूरा आंसर है। पूरा आंसर ये रहेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर हुआ फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन मेंशन करना होता है, बी टू ए नहीं है ना। आपने कहा कि डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रॉम ए टू सी। हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम पहले से जानते हैं, उसको और आगे हम वेक्टर्स चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए 1D मोशन में जब भी मैं किसी क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि बताओ बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैं आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछूंगा। तो बस आपको मैग्नीट्यूड बताना है इसमें, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध और एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं की। देखिए, अगर ए है और मान के चलिए ये पॉइंट बी है, तो एक पर्सन है जो ए से बी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ट्रैवल करने का उसका रास्ता सेमी सर्कुलर है। मान के चलिए कोई गार्डन है और गार्डन में होता है ना वो वॉकिंग अराउंड ट्रैक होता है, वॉकिंग ट्रैक, वैसा टाइप का कुछ। तो अगर ये सेमी सर्कल हो गया तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सेंटर है तो ये वाला पार्ट रेडियस होगा, अब ये भी पार्ट रेडियस होगा। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि जब पर्सन ए से बी ट्रैवल कर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप आसानी से जवाब दे देंगे डिस्प्लेसमेंट कितना? ट्वाइस आर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है सिंपल इनिशियल से फाइनल के बीच का पाथ लेंथ, स्ट्रेट लाइन पाथ लेंथ। और डिस्टेंस अगर मैं पूछूंगा तो डिस्टेंस का जवाब क्या दिया जाएगा कि सर इनिशियल और फाइनल में एक्चुअल पाथ कवर्ड। अच्छा, एक्चुअल पाथ कवर्ड ये तो सर सरकमफरेंस है, रादर सरकमफरेंस का हाफ है। पूरा सरकमफरेंस होता है ना, बताइए पूरा सरकमफरेंस 2πr होता है, तो उसका हाफ हुआ ना, तो यहाँ पे हाफ से डिवाइड करिए, मतलब 2 से डिवाइड करिए, तो आंसर कितना आ गया? πr। ये पता चला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको। एक आधा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये पूरा सर्कल मैंने बना लिया है ना, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। ये इस सर्कल का सेंटर है मानो O, रेडियस हम लोगों ने माना R, और ये सपोज मैंने आपको 60 डिग्री दे रखा है। ये स्टार्टिंग पॉइंट A है और ये एंडिंग पॉइंट B है। तो एक पर्सन है जो A से B इस रास्ते चले जा रहा है, ये वाला रास्ते से। अब इसमें आपको बताना है बेटा डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। कोशिश करते। सर डिस्टेंस का मतलब ये ए से बी है, जो येलो आपने बनाया है ना, दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो मैं इसको ऐसे नाम दूं आर्क ए बी। तो आर्क ए बी बताना मतलब ही डिस्टेंस बताना। सुन लो, आर्क ए बी की लेंथ बताना मीनिंग नथिंग बट डिस्टेंस बताना होता है।
कैसे बताओगे आर्क? आसान है, देखिए आपको पढ़ाया जा चुका है। एंगल अगर आप रेडियन में लिखे तो एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, बेसिक मैथ्स में पढ़ा था हमने। अब आप देखिए एंगल आपके पास कितना दिया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन, π/3 रेडियन। आर्क आपको फाइंड आउट करना है और रेडियस बेटा कितना दिख रहा है, कैपिटल आर। हालांकि जो आर्क है वो आर्क मतलब भी कितना है, डिस्टेंस, तो ये आपका डिस्टेंस हुआ। तो सब लोग यहां से जवाब दे सकते हैं कि डिस्टेंस का वैल्यू कितना आया, πr/3 आया। पता चल गया सर, ये हो गया आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस के बाद अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर डिस्प्लेसमेंट भी बता दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ए एंडिंग पॉइंट बी, इनके बीच में ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपको देखना होता है, वो लेंथ आपको बतानी होती है। तो ये भी आसानी से बताया जा सकता है। देखिए क्योंकि आर और आर ये दोनों को देखते हुए पता चला कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बीच का मर्ज्ड एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये अपने आप में कंफर्मेशन दे रहा है कि सर ये तो आइसोसेलेस नहीं, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। बात समझ में आ रही है ना? कैसे, एक बार वापस से देखिए, आर आर दोनों सेम होने से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये तीनों का एडिशन जानते हो, तीनों का एडिशन मतलब 2 थीटा प्लस 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। थीटा प्लस 60, दैट मीन्स यहाँ पे 2 थीटा कितना हो जाएगा, इसको उधर उचका दो 120, मतलब थीटा कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। ये थीटा 60 डिग्री आया, मतलब ये भी 60 डिग्री है, तो मतलब पूरा का पूरा ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल, जिसमें सभी के सभी साइड सेम होती है। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी कितना है आर। तो बताइए, जवाब बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कैपिटल आर, और डिस्टेंस हमने वैसे भी निकाल के रखा था कितना, πr/3। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ए है, ए से मैं यहां पे बी गया, सीधे सीधे चले गया, मानो ये डिस्टेंस आपका डी है, और फिर मैं बी से वापस आ गया ए, है ना, गया और फिर वापस आया ऐसे करके। तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आपका जवाब होगा कि सर डिस्टेंस जो है आपने 2D कवर किया, गए डी आए डी, सो टोटल इज 2D। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा कि सर देखिए आपने शुरुआत ए से की थी और जाके वापस आप ए पे ही खत्म हो गए, इनिशियल और फाइनल सेम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। बेसिक एग्जांपल अनदर। तो एक चीज आपको ये भी समझ में आ रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। अगर आपके बॉडी का मोशन हो रहा है, अरे मोशन कब कहते हो, जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा तभी तो मोशन होगा ना। और जब मोशन हो रहा है तो गारंटी है कि मोशन में आप कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर कर ही लोगे। बिना डिस्टेंस कवर किए खड़े खड़े डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा तो मोशन थोड़ी हो रहा है मेरी बॉडी का। सेकंड चीज, जब मैं कह रहा हूं कि मेरा मोशन हो रहा है तो मेरा डिस्टेंस बढ़ना जाहिर तौर पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं बॉस। क्यों? एक बार वापस, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जहां मैं अभी खड़ा हूं, अगर मान के चलो ये आपका रेफरेंस पॉइंट O है, ऑब्जर्वेशनल पॉइंट O है, इसके रेफरेंस में आप ऑब्जर्व करोगे, मैं अगर 2 मीटर उधर गया और वापस 2 मीटर इधर आ गया तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैं सिर्फ 2 मीटर उधर गया तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर, स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 1D मोशन। हाँ जी, तो मैं स्ट्रेट लाइन में उधर चले गया तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर किया, 2 मीटर। अब एक और बात समझेंगे, अगर मैं इधर चले गया तो मेरा डिस्टेंस कितना, सपोज मैं इधर 2 मीटर गया तो डिस्टेंस 2 मीटर, हालांकि डिस्प्लेसमेंट बताते टाइम पे आप बताओगे -2 मीटर। ये कैसे लॉजिक हुआ? आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगी, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा।
एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं लेफ्ट में गया मानो 4 मीटर और वहां से फिर 2 मीटर वापस आया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 2 6 मीटर, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर। मतलब देखिए, पहली स्टेप में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर था, लेकिन जैसे ही 2 मीटर वापस आया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हुआ। मतलब ये ध्यान में रखना, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूसिबल है लेकिन डिस्टेंस कभी रिड्यूस नहीं होता। आप जितना सफर करोगे, आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, डिस्टेंस हमेशा ही बढ़ते ही रहेगा। तो वापस इस चीज को इस तरीके से हम लोग देखेंगे अभी बेटा। जैसे कि मानिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये एंडिंग पॉइंट है बी, तो ए से बी जाने के रास्ते कितने हो सकते हैं? ऐसे भी जा सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, इतने सारे रास्ते हैं। ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2 और ये पाथ नंबर 3। तो अगर आप 1 के रास्ते गए तो आपका डिस्टेंस अलग होगा, 2 के रास्ते गए तो डिस्टेंस अलग, 3 के रास्ते गए तो डिस्टेंस अलग। अब मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल आप ए से लेके बी ऐसी लाइन खींच लेते हैं ना, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप यहां पे एक बात बताइए, पिंक वाली लाइन, पिंक वाला डिस्टेंस, मतलब पिंक वाला जो लेंथ है वो बड़ा है या येलो का लेंथ बड़ा है? तो हम समझ रहे हैं कि ये वाला जो है, जिसको मैं नंबर 4 दे देता हूं, इसको अभी नंबर 4 से डिनोट करता हूं। तो नंबर 4 इज द शॉर्टेस्ट वन। ओके, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट है, या मैं ये कह दूं कि ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि अभी हम डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे चर्चा नहीं करते, पहले मैग्नीट्यूड समझ लेते। ये ऐसा लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उससे तो हमेशा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का वैल्यू बड़ा ही रहेगा। फिर एक बार कह रहा हूं, 1 जो है वो 4 से बड़ा है, 2 भी जो है वो 4 से बड़ा है, 3 भी जो है वो 4 से बड़ा ही है। हाँ, कभी कभार ये जरूर हो सकता है कि ए से बी जाने का रास्ता खुद ही सीधा हो जाए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप इसी रास्ते ऐसे ही चल पड़े सीधे सीधे। अगर आप इसी रास्ते चल पड़े सीधे सीधे, तब तो ये हो जाएगा ना कि जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते, सेम के लिए इक्वालिटी का साइन आता है। तो हमने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, या तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा, उतना ही कब रहेगा? जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे, ऐसे आड़े टेढ़े कर्व्स में आप चल रहे हैं, तो फिर तो डिस्टेंस बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। ठीक है, एक आइडिया आ गया आपको इस लेक्चर के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।